हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे उत्पादन की अवधारणा, उसको हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं। देखो, उत्पादन की अवधारणा जो हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी उसके अंदर हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता के अर्थ के बारे में बात की थी। ठीक है, इसी मैंने कहा था यही टेबल को लेकर हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता जो आपको बुक के अंदर दी है उसके आधार पर हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक अल्पकाल की बात हो रही है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है अल्पकाल की। और अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, यानी एक साधन हम स्थिर लेंगे भूमि को, धर्म की इकाई को हम परिवर्तन करेंगे, यानी एक साधन को हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। उसके बाद हम एमपी बना रहे थे। एमपी के अंदर अंतर को देखते हैं। 5 कितने का हुआ, 7, 9, 7, 2, 0 और -2। एपी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टीपी है उसको इकाई से भाग देना पड़ता है। जो श्रम की इकाई है, जो परिवर्तनशील साधन है, उसकी इकाई का भाग देंगे। तो देख लो, 5 को 1 से भाग दिया, 5, 12 को 2 से दिया, 6, 21 को 3 से दिया, 7, 28 को 4 से दिया, 7 और 30 को 5 से दिया, 6, 30 को 6 से दिया, 5 और 28 को 7 से दिया। हम क्यों ने डायग्राम बनाने से पहले इस टेबल को समझ लेते हैं कि क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है। देखो, तो स्टार्ट के अंदर आपका कुल उत्पादन बढ़ रहा है, वो अधिक बढ़ रहा है ना। पहले 5 0 से, फिर 7, फिर 9, यानी यहां तक आपका जो उत्पादन बढ़ रहा है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। 4 इकाई तक, 1 2 3 इकाई तक। क्योंकि पहली इकाई तो हम शून्य को लेकर चले थे, क्योंकि परिवर्तनशील साधन हमने लगाया ही नहीं। फिर साधनों पर जब तक परिवर्तनशील साधन नहीं लगाएंगे तब तक तो क्या होगा, उत्पादन शून्य ही होगा। जैसे हम इकाई बढ़ाई, पहले 5, फिर 12, फिर 21, यानी पहले 5 बढ़ा 0 से, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, यानी ये बढ़ती हुई मात्रा से बढ़ रहा है। कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ती हुई मात्रा से बढ़ रहा है। एक बिंदु ऐसा आएगा जिसमें कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन घटती हुई जगह पहले 9 बढ़ा, यहाँ पर 7 ही बढ़ा, नहीं अब ये घटती हुई मात्रा से बढ़ेगा। ठीक है, फिर 2 ही बढ़ा, और एक बिंदु आएगा जहां पर शून्य हो जाएगा, नहीं ये दूसरा बिंदु ले सकते हैं। ये दूसरी स्टेज है जिसके अंदर उत्पादन क्या हो जाता है, कम होना हो जाता है, और एक बिंदु पर आकर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। देखो, 30 और 30। तीसरी स्टेज हम ये ले सकते हैं जिसके अंदर आपका कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। कुल उत्पादन क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। पहली स्थिति तो, यानी 3 स्टेज आपको ध्यान रखनी है। ये तो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी, इसके अंदर कुल उत्पादन तेज गति से बढ़ता है। ये सेकंड स्टेज होगी जिसके अंदर कुल उत्पादन मतलब बढ़ता है लेकिन कम गति बढ़ता है, स्थिर हो जाता है। और ये थर्ड स्टेज होगी जिसमें कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेज आपको ध्यान रखनी है। जब हम अब आगे जब प्रश्न करेंगे ना, जब हम, तब आपको पता चलेगा इन स्टेजों का क्या महत्व है, क्योंकि तीनों स्टेज आपके सिलेबस में दी गई है। अब इधर देखो एमपी को। एमपी पहले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 7 2 0 -2। इधर क्या है, 5 6 7 6 7 6 5 4, यानी बढ़ रही है तभी ये एक एक बढ़ रही है। एक एक ही बढ़ रही है ना, 5 6 7, और घट रही है तभी वो एक एक ही घट रही है। लेकिन सीमांत देखो, सीमांत बढ़ भी तेज रही है। पहले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 7, फिर एकदम 2, फिर 0, फिर -2। और जब घटेगी तब भी क्या घटेगी, तेज गति से घटेगी। तो स्थिति समझ आ गई आपको। देखो, एक तो ये स्थिति 3 स्टेजें आपको समझ आ गई। यहाँ कुल उत्पादन अधिक मात्रा से बढ़ रहा है, यहाँ कुल उत्पादन घट रहा है, और स्थिर की स्थिति आ गई, और ये कुल उत्पादन घटने की स्थिति आ गई। यहाँ पर सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ता है, 5 7 9 गिरता है, एकदम तेज गति से गिरता है। 7 एकदम 5 गिर गया, 2 0 -2। ये धीरे धीरे बढ़ता है, 5 6 7 गिरता है तभी धीरे धीरे गिरता है, 5 6 7 6 5 4। ये 3 बातें आपको समझ आ गई। ठीक है, क्योंकि हम कुल और सीमांत, सीमांत और औसत का संबंध करेंगे हम, तब आपको समझ आएगी। ये मैं आपको टेबल में क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्यों ना इनका डायग्राम बनाते हैं। पहले बनाते हैं कुल उत्पादन का डायग्राम, फिर इनको इकट्ठा भी बनाएंगे भी हम। इनको क्या करेंगे, इकट्ठा भी बनाएंगे। तो कुल उत्पादन के बारे में बता चुका हूं आपको मैं। जब उत्पत्ति के साधनों को लगाने से
जो उत्पादन होता है, ठीक है, जो भौतिक उत्पादन होता है, क्योंकि भौतिक की बात हो रही है यहाँ पर, उत्पादन होता है वो भौतिक होता है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जो भौतिक उत्पादन होता है वही क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अपने कुल उत्पादन कहाँ तक चल रहे हैं, 30 तक, तो हम 5-5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। हमने क्या ले लिया, पैमाना ले लिया 5-5 का। इधर हमने श्रम की इकाई लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या ली, श्रम की इकाई ली, और ओ वाई एक्स पर हमने क्या लिया, या मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, यहाँ लिया हमने कुल उत्पादन, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ वैसे, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन हमने कुल उत्पादन ले लिया इस साइड के अंदर, ओ वाई एक्स पर, ओ एक्स एक्स पर हमने श्रम की इकाई ले ली। आपको क्या कह रहा है, जब श्रम की इकाई शून्य हो, ये तो स्थिर है, इसके बारे में नहीं सोचना आपको, जो स्थिर साधन है ना, उसको जब हम पढ़ेंगे ना, लागत, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत, ये तब काम आएगी आपके, या तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि स्थिर साधन पर जब तक हम श्रम की इकाई नहीं लगाएंगे तब तक उत्पादन नहीं होगा। तो देखो, जब ये इकाई शून्य थी तो उत्पादन क्या था, शून्य था, इसका मतलब शून्य की रेखा यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक इकाई बढ़ाई, उत्पादन कुल कितना हुआ, 5, यानी आपका दूसरा बिंदु ये बन चुका है। फिर हमने क्या लगाई, दूसरी इकाई लिए, कितना उत्पादन हुआ, 12 का, यानी 12 यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या बन चुका है, दूसरा बिंदु बन चुका है। जब हमने तीसरी इकाई लगाई तो उत्पादन कितना हुआ, 21 का, ये आपके तीसरी इकाई का उत्पादन हो गया, कुल उत्पादन। जब हमने चौथी इकाई लगाई उत्पादन हुआ 28 का, चौथी इकाई का उत्पादन हो गया 28, यहाँ बिंदु। फिर हमने पांचवी इकाई लगाई, उत्पादन कितना हुआ, 30 का, 30 का हो गया आपका यहाँ पर जो पांचवी इकाई का है, ये बिंदु। तब हमने आगे छठी इकाई लगाई तो भी उत्पादन कितने का हुआ, 30 का, ये आपका हो गया छठी इकाई का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ही सातवीं इकाई लगाई, उत्पादन कितना हुआ, 28 का, ये हो गया आपकी सातवीं इकाई का उत्पादन, ठीक है। यानी ये आपने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ टेबल के अकॉर्डिंग, जैसी टेबल में दी हुई थी वैसे हमने पैमाना लिया, पैमाना लेकर हमने बिंदु बना लिए। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में जोड़ना है। ये आपका होगा कुल उत्पादन का डायग्राम, कुल उत्पादन, बात समझिए इसे, ये है आपका कुल उत्पादन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने टेबल को देखकर बिंदु जोड़े हैं। याद रखना, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी ये पहली स्टेज है, यहां तक अपने ले लेते हैं, इस बिंदु को ले लेते हैं, एक बिंदु को, ठीक है। और ये आपकी पहली स्टेज है जहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज है। ये आपकी सेकंड है जहां पर उत्पादन बढ़ रहा है और साथ में स्थिर है, और ये आपकी थर्ड स्टेज है जिसके अंदर उत्पादन कम हो रहा है। ये तीनों स्टेज आपको क्या कुल उत्पादन में हमने दर्शा दी। ये क्यों दर्शाई है, आगे जब हम तीनों का डायग्राम इकट्ठा बनाएंगे कुल सीमांत औसत का, तब आपको ये काम आएगी। तो यहाँ तक ये कुल उत्पादन का डायग्राम बना लोगे, सिंपल है ना। क्या करना है, सिर्फ आपको इकाइयों को और उसके उत्पादन को आपस में मिलाकर एक बिंदु बनाना है आपको। जैसे आप बिंदु तैयार कर दोगे, उसके बाद उस बिंदु को आप क्या कर दोगे, सभी बिंदुओं को मिला दोगे, उससे आपका कुल उत्पादन का डायग्राम जो रेखा चित्र है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम कुल उत्पादन। मैं इसको साथ साथ साफ करता जाता हूँ, इकट्ठा बनाएंगे तब इकट्ठा देख लेना आप। उसके बाद करते हैं हम सीमांत उत्पादन की बात। तो जो आपका सीमांत उत्पादन है वो क्या बताता है, सबसे पहले सीमांत उत्पादन का अर्थ मैं साथ में और लिख देता हूँ, क्या था, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई, क्योंकि सीमांत आती है अतिरिक्त इकाई देखनी है आपको, अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन। इसका सूत्र भी बताया था मैंने आपको,
डेल्टा टीपी बटा डेल्टा एल। इसका मतलब श्रम की इकाई में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम सीमांत उत्पादन। इसको हम करते हैं, सबसे पहले इसका बिंदु बना लेते हैं। क्या ले लेते हैं हमने, एक हमने डायग्राम लिया, ये ओ एक्स है, ये ओ वाई एक्स है। इधर हमने लिया सीमांत उत्पादन, इधर हमने ली श्रम की इकाई। ठीक है, ये तो शून्य हो ही गया। कितने तक चलेगा सीमांत, 7 तक, 9 तक है, तो दो दो का ले लेते हैं या एक के का ले लेते हैं, 1 2 3 बड़ा हो जाएगा, दो दो का ले लेते हैं, 2 4 6 8 और। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं श्रम की इकाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। श्रम की इकाई हमारी 7 तक है। ठीक है, इसके अंदर देख लो, जब श्रम की इकाई शून्य होती है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य। इसका मतलब इसकी रेखा शून्य से चलेगी, पहला बिंदु तो ये है इसका। उसके बाद जब हमने एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन की तो सीमांत उत्पादन कितना है, 5। इसका मतलब इस इकाई पर इन दोनों के मध्य ये है आपका, ये बिंदु है। उसके बाद दूसरी इकाई में कितना है, 7। सीमांत को देखना है अभी, 7 इनके मध्य आ जाएगा दूसरी इकाई का। उसके बाद तीसरी इकाई में कितना है, 9। ये आपका 9 का बिंदु आ गया। उसके बाद चौथी इकाई में कितना है, 7। ये बिंदु आ गया आपका। उसके बाद 2, पांचवी इकाई में 2 है, ये बिंदु आ गया। और छठी इकाई में 0 आ जाएगा, ये बिंदु ही आ गया, शून्य की रेखा। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं -2, क्योंकि शून्य से ऊपर प्लस का होता है, इस साइड में माइनस का होता है, तो ये आ जाएगा आपका 7वीं इकाई में -2, यानी ये बिंदु आ गया, यानी श्रम की इकाई। अब हम क्या करते हैं, वही बात, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। सभी बिंदुओं को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। देखो मैंने मिला दिया इस बिंदु को इस बिंदु से, ये तो आपका पहला हो गया। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, लास्ट में इसको मिला दिया। ये हो गया आपका सीमांत उत्पादन। देखो सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तेज गति से बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। और जब ये घटता है तो ए बिंदु के बाद तेज गति से घटता है, और शून्य होकर ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी घटना शुरू हो जाता है। ये आपका हो गया सीमांत उत्पादन का, किसका हो गया, सीमांत उत्पादन का जो आपका डायग्राम हो गया। उसके बाद बनाते हैं हम औसत उत्पादन। बस यही ध्यान रखना है, जैसे हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल के आधार पर हमने पैमाना लिया और पैमाना लेकर हमने बिंदु मिला लिए। ठीक है, जैसे 0 पर 0 था, 1 पर 5 था, 2 पर 7 था, 3 पर 9 था, 4 पर 7 हो गया, फिर 5 पर 2 हो गया, 6 पर 0 हो गया, तो शून्य वाली रेखा है ये। ठीक है, और 7 के ऊपर जो लास्ट के अंदर इकाई थी उसमें -2 हो गया, तो ये नीचे चली जाएगी, क्योंकि अब ये माइनस में आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट औसत उत्पादन की तरफ। हम बात करते हैं औसत उत्पादन की। औसत उत्पादन, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था औसत उत्पादन की क्या परिभाषा होगी, कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त, ये बात उसे औसत उत्पादन कहते हैं, यानी टीपी बटा एल। ये इसका सूत्र हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसके आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो इसका एक डायग्राम बना देता हूँ आपको कुल सीमांत का। दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने लिया ओ वाई एक्स, ये हमने लिया ओ एक्स एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, इधर लिया हमने सीमांत औसत उत्पादन, इधर लिया हमने श्रम की इकाई, श्रम की इकाई। ये 7 तक की है, तो इसको देख लो, दो दो का ले लो, चाहे दो दो का लेते हैं, 2 4, दो दो कम हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा हो जाएगा। अपने एक के का ही ले लेते हैं,
ठीक है, 2 2 का ले लेते हैं, ठीक रहेगा। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 2 4 6 और 8। ठीक है, इधर हमने श्रम की इकाई ली 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देख लो इधर, इसका आपके अंदर पहला तो वही है, जब श्रम की इकाई शून्य हो तो कुल औसत उत्पादन भी क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने 1 इकाई ली, क्योंकि 1 इकाई लिए तो कुल औसत कितना हुआ, 5, 1 इकाई पर हो गया 5। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, दूसरी इकाई पर कितना हो गया, 6। उसके बाद तीसरी इकाई पर 7, चौथी पर 7 और पांचवी पर 6। उसके बाद छठी पर 5, ये हो गया 5 वाला, और सातवीं पर 4, तो ये तो 3 वाला हो गया। एक मिनट रुको भैया, जो आपका पहला बनेगा ना, तो पहले इकाई पर 5 है, यहाँ आएगा। ठीक है, पहली इकाई पर 5 हो गया, दूसरी पर 6 हो गया, तीसरी पर 7 हो गया, चौथी पर 7 है, पांचवी पर 6 है, छठी पर 5 हो गया, 5 यह नहीं होगा, यहाँ तो 3 बनता है, 5 हो गया यहाँ पर, और सातवीं पर हो गया 4। ये बिंदु आपका। अब हमने क्या कर दिया, ये बिंदु बना लिए। अब इन बिंदुओं को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे आपस में, सब बिंदुओं को। ये हो गया आपका औसत उत्पादन। क्या हो गया, औसत उत्पादन। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टेबल को देखा और टेबल देखकर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हम टेबल को देखकर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने कुल इन्हीं के आधार पर कुल उत्पादन का डायग्राम बनाया, सीमांत का बनाया और औसत का बनाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम तीनों को इकट्ठा ही बना देते हैं। तीनों को क्या बना देते हैं, इकट्ठा बना देते हैं डायग्राम को। फिर आपको 3-4 क्वेश्चन बताने हैं, वो मैं बता देता हूँ। मैं तीनों को इकट्ठा बना देता हूँ। तो इस टेबल को हम क्लियर कर यहाँ टीपी, एमपी और एपी तीनों डायग्राम इकट्ठे बना रहा हूँ मैं। इधर आ जाएगी आपकी श्रम की इकाई, इधर चला जाएगा माइनस, तो हम इसका 2 2 का ले लेते हैं, 2 4, 2 2 का नहीं, हमने 2 2 का 3 3 का ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24, नहीं पहुंचेगा ऊपर तक में, 4 6 8 10 12 14 16 18, 4 का ही लेना पड़ेगा, 5 5 का ले लेते हैं, 5 6 5 10 15 20 25 और 30, इतना ले लेते हैं कोई। ठीक है, इधर हम श्रम की इकाई ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, जो आप इकट्ठा बनाओ ना, तो इतनी जरूरत नहीं है आपको, इनकी पैमाना लेने की जरूरत नहीं है। जब पैमाना तब लेते हैं जब उसको अलग अलग बनाते हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर तो आपको पहले आपने अलग अलग बना के दिखाई दिया है, क्या बनाए, कुल उत्पादन पहले तो बढ़ता है और एक बिंदु के बाद क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। अपने नहीं लेंगे, ठीक है, कुल उत्पादन एक बार तो बढ़ता है, तेज गति से बढ़ता है, उसके बाद ये घटता हुआ क्या आ जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। औसत उत्पादन धीरे धीरे से बढ़ता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, शून्य नहीं जाता। सीमांत उत्पादन जब तेज गति से तो बढ़ता है और तेज गति से क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। ये हो गया आपका सीमांत उत्पादन। ठीक है, कुल उत्पादन ये बिंदु इसके सीध का आएगा, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। अब सुनो बात, कुल उत्पादन तेज गति से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता हुआ एक बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाता है, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। औसत
धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही घटता है। सीमांत तेज गति से बढ़ता है और तेज गति से ही घटता है। ये हमने 3 स्थितियां कंप्लीट की। अब इसके अंदर मैं आपको तीनों स्टेज बता रहा हूँ, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो पहली स्टेज तो आपकी ये है, यहाँ पर सीमांत जो कुल उत्पादन है वो तेज गति से बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। यहाँ पर वो है जिसमें कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ के स्थिर हो जाता है। ये आपकी सेकंड स्टेज होगी। ये आपकी थर्ड होगी जिसके अंदर कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। अब इसके आधार पर हम करते हैं कुछ प्रश्न, इसी के आधार पर लेके चलते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। कुल और सीमांत का तो आपको पता चल गया, टेबल बनानी आपको समझ आ गई। अब पहला आपको प्रश्न ये आता है कि कुल उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध बताइए। संबंध तो है ना, तभी तो कुल उत्पादन से हमने सीमांत उत्पादन निकाला था, सीमांत से कुल निकाला था। पिछली वीडियो में की थी ना टेबल भी, अगर आपको कुल उत्पादन दिया हो सीमांत पूछा हो तो कुल से सीमांत कैसे निकाल सकते हो। तो कुल से सीमांत कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, कुल में परिवर्तन देखना है और क्या करोगे। अगर आपको सीमांत दी हो तो कुल कैसे निकालोगे, फिर क्या करना है, सीमांत को जोड़ना है बस। यानी इसमें कुछ संबंध तो है आपस में, भी कुल दिया हो तो आप सीमांत निकाल सकते हो परिवर्तन को देखकर, सीमांत दिया हो तो कुल निकाल सकते हो सीमांत को जोड़कर। इसका मतलब आपस में संबंध तो है, रिलेशन तो है कुछ ना कुछ, वो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहला, कुछ नहीं, डायग्राम को देखो आप। पहला आपको क्या कहता है, देखो जब सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, यहां तक हम यहां श्रम की इकाई ले लेते हैं m। ठीक है, ये आपको पहली स्टेज बताती है। क्या बताती है, पहली स्टेज। ये आपको पहली स्टेज ये बता रही है जब सीमांत उत्पादन जब तक बढ़ता है तब तक जो कुल उत्पादन होगी वो तेज गति से बढ़ता है। देखो बढ़ रहा है ना यहां तक, ये आपकी पहली स्टेज है जो ये बताती है भी जब तक सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ेगा तब तक कुल उत्पादन की क्या होगी, जो वृद्धि होगी वो तेज गति से होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, तब तक सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ता है तब कुल उत्पादन में वृद्धि की दर अधिक होगी। यानी ये पहली स्टेज बता रही है आपको कि जब तक सीमांत उत्पादन तेज गति, इसके बाद तो सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां तक वो तेज गति से बढ़ता है, तब तक ये तेज गति से बढ़ता है, तब तक कुल उत्पादन की फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कुल उत्पादन तेज गति से बढ़ता है। मैं दूसरा लिखूं, जब आपका जो सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, घट रहा है ना, घटना शुरू हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ना या एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लिख देते हैं, जब सीमांत उत्पादन, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है तब कुल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है वह एक बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाता है। और ये स्थिर कब होता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। देख लो यहाँ पर ये घट रहा है, यहाँ तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब ये सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसे मान लेते हैं हम एल, इस श्रम की इकाई क्या ले लेते हैं, एल। अब तीसरी स्थिति देखो, अब तीसरी स्टेज आपको क्या बता रही है, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, मतलब नीचे की ओर चला जाता है जीरो रेखा से, तब कुल उत्पादन क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। घट रहा है ना, तो मैं तीसरी स्टेज इसकी लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ लिख देता हूँ तीसरी स्टेज। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, तब कुल उत्पादन
घटना शुरू हो जाता है। देखो कितना सिंपल सी बात है। फर्स्ट तो कहता है आपको जब सीमांत उत्पादन तेज गति से बढ़ता है तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर होगी वो भी तेज होगी, यानी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सीमांत उत्पादन का योग ही तो कुल उत्पादन है। दूसरी स्थिति, जब सीमांत उत्पादन घटती है, ऋणात्मक नहीं हुई, सिर्फ घटती है, ऋणात्मक तो इसके बाद होगी, तब तो कुल उत्पादन क्या है, बढ़ता था लेकिन धीमी गति से बढ़ता है। पहले तो तेज बढ़ रहा है, फिर धीमी गति से बढ़ रहा है। और जब ये शून्य हो जाता है सीमांत उत्पादन, तो कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम। इसे क्या बोलते हैं, कुल उत्पादन अधिकतम। क्यों, इसके बाद कुल उत्पादन नहीं बढ़ता। तीसरी स्थिति बात करें, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऋणात्मक हुआ, ये घटना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा हम ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं ओ। इसका मतलब 0 से m बिंदु तक, अगर हम m बिंदु तक श्रम की इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन बढ़ता हुआ मिलेगा। जब 0 से l बिंदु तक श्रम की इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन अधिकतम मिलेगा। और जब 0 से o बिंदु तक हम क्या करेंगे, श्रम की इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन क्या मिलेगा, घटता हुआ मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेज आपकी तेज गति वाली आ गई, सेकेंड स्टेज आपकी धीरे धीरे बढ़ने और स्थिर वाली आ गई, और थर्ड स्टेज आपकी घटनी दर से आ गई। ठीक है, ये आपका पहला पर्सन भी कंप्लीट हो गया। कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध बताइए, कर लोगे। ये तेज गति से बढ़ता है, कुल तेज गति से बढ़ेगा। जब ये घटता है तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जब सीमांत शून्य होता है तो कुल अधिकतम होता है। जब सीमांत ऋणात्मक होता है तो कुल घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक पर्सन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। ये संबंध आपको पक्के पूछे जाएंगे। यहाँ कुल और सीमांत में संबंध आ गया। अब मैं संबंध बात करता हूँ कुल, थोड़ी सीमांत और औसत की बात करता हूँ। सीमांत और औसत में संबंध बताइए। यही मैं डायग्राम देख के बताऊंगा, अलग से नहीं बताने वाला। यानी कहने मतलब बहुत सिंपल है। यदि आपको डायग्राम याद हो गया ना, टेबल याद हो गई, डायग्राम याद हो गया, तो आपसे कोई पर्सन पूछ ले, आगे और 3 पर्सन करेंगे हम सारा डायग्राम, तब तो मैं इसको साफ नहीं कर रहा, इसको क्लियर नहीं कर रहा मैं। तो जितने ही पर्सन, ये लास्ट में बना के मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जितने ही पर्सन करने वाला हूँ सारा इसको देख कर ही करने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देख लेना आप। आगे आता है सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन में संबंध बताइए। पर्सन कैसे भी आ सकता है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया आपको। अब सीमांत और औसत में संबंध आप डायग्राम को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट क्या है, जब दोनों बढ़ते हैं, देखो औसत भी बढ़ रहा है, सीमांत भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जब दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत क्या होगा, औसत से ऊपर होगा, यानी सीमांत बड़ा होगा, औसत छोटा होगा। तो मैं क्या लिखता हूं, जब सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ऊपर होगा, अर्थात सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से तेज गति से बढ़ता है। यानी इसको दे सकते हो, सीमांत उत्पादन बड़ा होगा, औसत उत्पादन छोटा होगा। इसका हम एक छोटा सा ये समीकरण भी बना सकते हैं। बढ़ते वक्त सीमांत को बड़ा दिखाना है, औसत को छोटा दिखाना है, क्योंकि देख लो सीमांत की रेखा ऊपर है, औसत की नीचे है। तो स्थिति क्लियर होगी। पहले आगे नेक्स्ट करते हैं हम। देखो जब इसको ये काटता है, ध्यान रखना, ये उसका बिल्कुल अधिकतम बिंदु होता है, उसके बाद औसत नहीं बढ़ता। तो क्या लिखोगे, जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की रेखा को काटता है, उस स्थिति में सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन दोनों बराबर होंगे। मैं इसको क्या कह सकता हूं, MP बराबर AP। इसका मतलब जहां पर दोनों काटेंगे वहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, AP और MP दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि काटने का बिंदु एक ही होता है, जहां पर काटेंगे वहां बराबर होंगे। आप टेबल में देख लो कौन से बिंदु पर काट रहे हैं। मैं आपको टेबल साफ कर दी, लेकिन बुक में देख लेता हूँ। जो आपकी चौथी इकाई थी ना, श्रम की चौथी इकाई, उसके अंदर सीमांत था, वो भी 7 है, और औसत है, वो भी 7 है। इसका मतलब ये वो इकाई है जहां पर औसत को सीमांत काट देता है, औसत को सीमांत काट देता है, चौथी इकाई पर काटता है। ये कौन सी इकाई पर काटता है, ये
अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा चौथी, यानी ये लगभग चौथी इकाई पर इसको काट देता है। ठीक है, और जहाँ पर काटता है वहाँ पर सीमांत और औसत दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप टेबल में चेक कर लेना, आप बुक्स के अंदर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर अब और हमने टेबल बनाई थी उसमें देख लेना, चौथी इकाई में सीमांत और औसत साथ साथ है, यानी दोनों बराबर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ इसके, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को एक बार मैं डिलीट यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तीसरे नंबर में आप क्या लिखोगे, जब इसको काट देता है और जब ये दोनों गिरते हैं, ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है, इस बिंदु के बाद दोनों गिर रहे हैं ना, ठीक है। जब सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन दोनों करते हैं तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होता है, अर्थात सीमांत उत्पादन की गिरने की स्थिति औसत से अधिक होती है, अधिक होती। देख लो आप, जब ये दोनों गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले तो सीमांत ऊपर था, अब सीमांत कहाँ चला गया, औसत से नीचे चली गई। देखा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पहले तो औसत से जब बढ़ रहे थे दोनों तब तो सीमांत था वो औसत से बड़ा था, और जब दोनों घट रहे हैं तब सीमांत औसत से छोटा हो गया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, ये आपको समझ आ गया। वो लाइन जो लिखनी है वो आगे लिख देता हूँ मैं, एक बार इसको बता देता हूँ आपको मैं। जब दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत बड़ा होगा, औसत छोटा होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब सीमांत और औसत बढ़ेंगे तो कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे सीमांत की रेखा होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि बढ़ते वक्त सीमांत की प्रवृत्ति तेज होती है और गिरते वक्त भी सीमांत की प्रवृत्ति तेज होती है। और जब इसको अधिकतम बिंदु पर काटता है सीमांत औसत को, ऐसी स्थिति में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब ये घटते हैं तो सीमांत कम हो जाता है, औसत बड़ा हो जाता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बढ़ते वक्त सीमांत की रेखा ऊपर है, औसत की नीचे है, और गिरते वक्त सीमांत की रेखा नीचे आ गई, औसत की ऊपर आ गई। तो इसको मैं और साफ करके एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखोगे, अर्थात सीमांत उत्पादन की या सीमांत उत्पादन बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है व घटने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। जैसे सीमांत उत्पादन बढ़ता भी तेज गति से है, वह घटता भी तेज गति से है, तेज गति से। बस कितना सिंपल है। देखो आप, जो मैंने लिख रहा हूँ मैंने डायग्राम को देख देख के लिख रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से या मैं कोई बुक्स की लैंग्वेज या मेरे को रट्टा नहीं मारा हुआ, मैं सिर्फ डायग्राम मेरे याद है तो डायग्राम को देख कर लिख रहा हूँ। मेरे को पता है जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो उसकी प्रवृत्ति तेज है, यानी सीमांत ऊपर है, इसका मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति भी तेज है। और ये मैंने आपको टेबल में भी बताया था, जब टेबल में सीमांत और औसत किया था ना, मैंने बताया था भी चेक कर लो आप, औसत वो एक ही बढ़ रहा है, एक घट रहा है, लेकिन सीमांत 2 2 3 3 बढ़ रहा है, 2 2 3 3 5 5 घट रहा है। इसका मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति भी सीमांत की तेज होती है और घटने की प्रवृत्ति भी सीमांत की तेज होती है, औसत से तेज होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। अब मैं इसके तहत ही आपको 1 प्रश्न और करवाने वाला हूँ, और बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ डायग्राम को देखना है, कुछ नहीं करना आपको। देखो कैसे, मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ। मैंने क्या प्रश्न लिखा, मैंने लिखा भी उत्पादन की तीनों स्टेज बताओ, उत्पादन की तीनों स्टेज आपको परिभाषित करनी है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीनों स्टेज कौन सी है, ये एक तो पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है। ठीक है, तो इसकी पहली स्टेज हम देख देते हैं, बढ़ते उत्पादन की स्टेज। बढ़ते उत्पादन मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, यानी पहली स्टेज में उत्पादन क्या हो रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। यहाँ इसको मैं सीधा लिख देता हूँ प्रथम स्टेज, अपने ऐसे ही कर लेते हैं प्रथम स्टेज। देखो इसमें क्या होता है प्रथम स्टेज के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम स्टेज में क्या होता है, प्रथम स्टेज के अंदर
आपने भी कभी देखा होगा, मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे पिताजी खेती में काम करते थे, काम करते हैं, अब भी करते हैं, लेकिन अब मैं भी करता हूँ, बड़े भैया भी करते हैं। हम शुरुआत करते हैं तब जब वो अकेले काम करते थे, ठीक है। जब पापा जी खेत में काम करते थे तो उनसे पूरी जमीन थी, कृषि थी, वो टाइम पर काम नहीं हो पाता था, यानी खेती थी, उसके अंदर एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, उत्पादन घट रहा था, यानी उत्पादन कम ही होता था। फिर क्या हुआ, मैं बड़े भैया थे, उन्होंने भी खेती में काम करना शुरू किया, तो वो 2 बंदे हो गए। अब 2 बंदे हो गए तो अब काम करना आसान हो गया, एक टाइम पर काम होने लग गया, ठीक है, और एक सही तरीके से व्यवस्थित काम होना शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा ही, ठीक है। दूसरा स्थिति, अगर मैं और वहां पर लग जाता हूं तो क्या है, काम और व्यवस्थित हो जाता है, बढ़िया तरीके, बिल्कुल टाइम पर काम होता है, सब कुछ टाइम पर काम हो रहा है। इसका मतलब स्टार्ट के अंदर वो कृषि क्या करेगी, उत्पादन बढ़ाना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, उत्पादन। यानी प्रथम स्टेज में आप लिख सकते हो, स्थिर साधनों का उचित या अनुकूल प्रयोग होने पर, अनुकूल प्रयोग या उपयोग होने पर कुल उत्पादन बढ़ेगा। श्योर है, क्योंकि हमारे पास जो पहले से भूमि थी उस पर एक व्यक्ति काम सही तरीके से कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब 2 बंदे और चले गए तो बढ़िया तरीके से काम होने लग गया, टाइम पर काम होने लग गया, बिजाई टाइम पर हुई, कटाई टाइम पर हुई, कढ़ाई टाइम पर हुई, टोटल सिंचाई वगैरह हर व्यवस्था काम पर हुई। जब वह टाइम पर हुई तो ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसकी प्रथम स्टेज। कुल उत्पादन क्या होता है, प्रथम स्टेज में बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों, क्योंकि तो स्थिर साधन होते हैं ना, भूमि स्थिर साधन होती है, ठीक है, उनका सही तरीके से उचित और अनुकूल प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने मशीन ले लेते हैं, मैं उत्पादन करने के लिए घर पर मशीन लाया, एक श्रमिक काम कर रहा है, एक श्रमिक उस पूरी मशीन को संभाल नहीं पा रहा था, कि उसको मैनेजमेंट करना पड़ रहा था, उसको ही कच्चा माल लाना पड़ रहा था, उसको उत्पादन करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में वो सही तरीके से उत्पादन नहीं कर रहा था। फिर वहां मैंने एक श्रमिक और बढ़ा दिया, एक श्रमिक और बढ़ा दिया, तो अब मैनेजमेंट वगैरह, उत्पादन वगैरह सही टाइम पर सही तरीके से होने लग गया। तो स्टार्टिंग में वो मशीन का पूरा उपयोग होने लग गया, इससे उत्पादन क्या हो गया, बढ़ेगा। ये होती है प्रथम स्टेज, जो हम इस डायग्राम में भी कर चुके हैं। यानी प्रथम स्टेज में जो आपको उत्पादन मिलेगा ना, वो बढ़ता हुआ मात्रा में मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, स्थिर साधनों का उचित व अनुकूल उपयोग होने के कारण। पहले उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था, और जैसे ही उसके ऊपर श्रमिक लगे और व्यक्ति आए तो उसका अनुकूल सही उपयोग होने लग गया, तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। ये कृषि में नहीं, ये प्रत्येक क्षेत्र में डिपेंड करता है। फर्म के अंदर ले लो आप, कृषि में ले लो, अन्य कोई और औद्योगिक क्षेत्र है, सबके अंदर ये आप पढ़ोगे, काम करता है ये नियम, बिल्कुल सिद्धांत काम करता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार उत्पादन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। फिर दूसरी स्टेज आती है तो वो क्यों आती है, तीसरी स्टेज आई तो वो क्यों आई, और एक फर्म होती है वो कौन से स्टेज पर उत्पादन करना चाहती है, यानी उसकी उचित स्टेज कौन सी होगी, इस पर उत्पादन करेगी, इस पर करेगी या इस पर करेगी। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो वीडियो आएगी उसके अंदर करेंगे। थैंक यू।